नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर दीक्षित सिंह। 10 मई के बाद जिस कथित युद्ध विराम को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच कशमकश चल रही है, उसका अंजाम 18 तारीख को समय बीतने के बाद पता चल जाएगा। इसका संकेत पाकिस्तान दे रहा है और इनडायरेक्ट तरीके से भारत भी इस संबंध में कुछ न कुछ अघोषित तौर पर सार्वजनिक बताने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान अपने आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो कुछ भी भारतीय सेना और भारतीय वायुवीरों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, वो और कुछ नहीं था बल्कि पाकिस्तान ने उसका प्रतिकार किया और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई शहरों और यहाँ के कई एयर बेसेस को टारगेट किया और जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई। और इतना बताने का जो परिणाम दिख रहा है और जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है ऑफिशियली, वो ये है कि पाकिस्तान अपने आवाम का और अपनी सेना का शुक्रिया अदा कर रहा है कि भारत को इस संघर्ष में हराने के लिए आपने जो साथ दिया, जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए शुक्रिया अदा सरकार करती है। शहबाज शरीफ ने बाकायदा इस पूरे मुहिम का नेतृत्व करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इन्हीं मंचों से भारत के साथ बातचीत करने की बात भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? ये तो पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहाँ के सेना की फितरत को जान करके सहज समझा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि अगर आप इस मुगालते में हैं कि जो डी एस्केलेशन इस संघर्ष का हुआ है, उसके बाद अमेरिका या किसी अन्य देश के इंटरवेंशन के बाद दोनों देशों के बीच शांति आएगी और पाकिस्तान मान जाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। हालांकि आप भी इस बात से सहमत हैं और ये देश और इस देश के नागरिक इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं से चुप बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं। सेना पूरी तरीके से एक जिहादी जनरल के हाथ में है और जो परंपरा से वहाँ पर चलता आया है। रही बात अन्य संगठनों की या सरकार के अंगों की, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वहाँ की आवाम पिछले 2.5 दशक अर्थात 25 सालों से, वैसे तो 40 साल कहा जा सकता है, जिस दायरे में अपने आप को रख रही है और जिस मुश्किलों को झेलते हुए वो पाकिस्तान का नागरिक होने का फ़ख्र करती है और ऐसा दावा करती है किसी भी मंच से, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि पाकिस्तान की जनता का भी पूरी तरीके से जिहादीकरण कर दिया गया है। उनका एक तरह से रेडिकल इस्लामाइजेशन कर दिया गया है। मतलब वो एक ऐसे इस्लामीकरण में जी रहे हैं जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उनके नज़र में वो पूरी दुनिया के इस्लाम के पुरोधा हैं। क्यों? क्योंकि मुश्किलों में भी अपने को शहादत पर चढ़ा देना या अपने को मुश्किल में डाल देना और दूसरे को परेशान करना, ये वहाँ का धर्म बताया गया है और ये कोई और नहीं बता रहा। जिहाद के रूप में जो मुल्ला मौलवी वहाँ के सेना के अफसर होते हैं वो करते हैं, और इस समय तो सेना का प्रमुख भी जिहादी है, वो अपने को हाफिज़ कहता है और उसका पारिवारिक संस्कार भी रहा है। वहाँ की जो कठमुल्ला सरकार है, और कठमुल्ला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जिहादी जनरल के इशारे पर चलती है, तो वो भी पूरी तरीके से उसका रेडिकल इस्लामिक कल्चर में पूरा एक लोकतांत्रिक आवरण वाला जो शो ऑफ है वो चलता रहता है। जब पब्लिक इस पूरे दायरे में रहेगी तो आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि वो रैशनल होकर के, अर्थात बौद्धिक दृष्टिकोण से या इस्लाम से इतर होकर के वो कुछ सोच पाएगी? क्योंकि इस्लाम तो दिल से मानने वाली चीज़ है, उसका भरोसा और विश्वास आपको व्यक्तिगत रूप से मानना पड़ेगा या पूरी दुनिया के हर गतिविधि को उस नज़रिए से देखना हो। ये एक सवाल है
जो पाकिस्तान एक कौम के रूप में अगर कहा जाए तो मैंने अपने थंबनेल में कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। वहाँ का जनरल या वहाँ की सेना वो जिहादी हो चुकी है। वहाँ का जो प्रमुख है या वहाँ के सरकार है वो पूरी तरीके से एक बंधक सरकार है। और वहाँ की जनता इस कदर से भ्रमित है कि वो चिरकुट की संज्ञा उसको दी जा सकती है। माफ़ करिएगा, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस शब्द के इस्तेमाल करने से वो भाव शायद प्रकट कर सकता हूँ। चिरकुट उसे कहते हैं जो समझदार तो दिखाती है लेकिन उसमें समझ नहीं है, क्योंकि ये पता है कि अभी सिर्फ 72 घंटे की पिटाई के बाद अगर $1 बिलियन का कर्ज IMF ने अपने रहमो करम या दया दिखाने के संदर्भ में अगर उसे प्रदान करने की अनुमति न दी होती तो पाकिस्तान को अपने कर्ज के लिए जो कर्ज लेना है उसके लिए उसे जो चुकाना है, अर्थात ब्याज जो चुकाना है, उसमें IMF का वो लोन काम आएगा। और वो लोन भी जिहादी जनरल के निर्देशन में लिया गया है, उस पर उसकी नज़र है। इसलिए सबसे पहले वो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स के या सेना और ISI से जुड़े हुए वो लोग जो वहाँ का नीति निर्धारण करते हैं उनका जेब भरने में लगेगा और उसके बाद जो कुछ भी बचेगी वो वहाँ की चिरकुट जनता को मिलेगा, जो एक बोरे आटा के लिए लड़ाई कर लेती है, जिसको खाने के लिए मांस में अब गधे के मांस पर उसको निर्भर करना पड़ रहा है। उसकी इकोनॉमी और उसके जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अगर हालात देखे जाएं तो अगर चीन और तुर्की जैसे देश उस पर रहम न करें तो 24 घंटे में उनका आर्थिक गतिविधि जो दिखावे के लिए है वो कैसे चले और रोज़मर्रा का जीवन कैसे चले, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसके बारे में ढेर सारी बातें की जा सकती हैं जिसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ऐसे देश से हम आप इस दौर में शांति की संभावना को तलाशने की बात कर सकते हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान जो कर्ज पाया है, इस कर्ज के आधार पर ही वहाँ मौज मस्ती हुक्मरानों और सेना के लोगों की होती रहे। ये प्रयोग उन्होंने आज से नहीं किया। थोड़ा सा इतिहास में हम आपको ले चलेंगे और बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि जब सोवियत संघ था उस दौर में, जब अफ़गानिस्तान पर सोवियत की सेनाओं ने कब्जा किया, उसके बाद से रूस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने जो बेस बनाने की कोशिश की, एंटी रशियन फोर्स बनाने की कोशिश की, उसका गढ़ पाकिस्तान था। और पाकिस्तान में वो जिहादी और वो जो तालिबान आज अफ़गानिस्तान में शासन कर रहा है, ये पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए लोग हैं जो आज इस स्थिति में पहुंच गए कि वो पाकिस्तान को ही पढ़ा रहे हैं। तो जिहाद की नर्सरी वहाँ पर मुजाहिद के नाम पर खोली गई और वो नर्सरी जब खोली गई तो ऐसा नहीं था कि फ्री में सब कुछ किया, उसकी एवज में डॉलर मिलते थे उनको। तो उनको अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और उस देश के लोगों के प्रयासों की ज़रूरत क्या थी, जब उसे खैरात में इस तरीके से डॉलर और विदेशी मुद्रा के अन्य स्रोत प्राप्त हो रहे थे। इससे पाकिस्तान ने वो मौज मस्ती की और वहाँ पर एक उद्योग के रूप में आतंकवाद को उन्होंने पल्लवित, पुष्पित और पोषित किया। सोवियत संघ टूटा, उसके बाद उसका स्वरूप बदला, फिर भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका का इंटरवेंशन होता है, उसके बाद भी पाकिस्तान ही उसका गढ़ रहता है। और जब अमेरिका वहाँ से निकल गया तब हिंदुस्तान में जिहाद के नाम पर खेल करने के लिए वही नर्सरी जो लगाई गई थी, जो वह पूरी तरीके से पल्लवित और पोषित हो गई, अब वो भारत के खिलाफ जिहाद चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या था कि उस नर्सरी पर इतनी बड़ी आंच आ गई। पिछले 10-11 सालों में भारत की कूटनीतिक पहल ऐसी थी कि अमेरिका जैसे देश, जिसमें ट्रंप जो आज वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी
रेडिकल इस्लामाइजेशन को एक बहुत बड़ी समस्या इस पूरी दुनिया के लिए माना था और मोदी के साथ मिल करके इस रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस को क्रश करने की बात कही थी। आज वही भारत और पाकिस्तान को एक कटघरे में, माफ़ करिएगा, एक लाइन पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप भी बदल क्यों रहे हैं? अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाने के चक्कर में कहीं वो एक बहुत बड़े आग से या अंगार से खेल तो नहीं रहे हैं? ये उनकी समस्या है, ये वो जाने। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसे अंगार के किनारे खड़े हुए हैं जिसमें आपका पैर जलना तय है, क्योंकि आप उस नर्सरी को ऐसे खत्म ही नहीं कर सकते जब तक एक विचारधारा के रूप में, एक देश के रूप में, और माफ़ करिएगा मुझे ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में, क्योंकि राष्ट्र तो पाकिस्तान है ही नहीं, एक राष्ट्र के रूप में अगर वो खड़ा है तो उसकी विचारधारा में जिहाद है, रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस वहाँ के कर्ता धर्ता हैं और इस देश की उत्पत्ति भारत के विरोध में हुई है। इसलिए भारत के खिलाफ अगर वो सरगर्म नहीं होंगे तो उस देश का वजूद बच ही नहीं सकता। और इसी के चक्कर में जिस भुट्टो को फांसी दी गई और हमने शिमला एग्रीमेंट करने में भी उनके साथ एक पहल की थी, मुशर्रफ के साथ हमने आगरा वार्ता की थी, हम इसी आशा में थे कि शायद शांति की बात ये देश समझे। लेकिन जब जब शांति की वार्ता हुई और बातचीत हुई तब तब भारत के पीठ में खंजर घोंपा गया। और कुछ ऐसी ही स्थिति जब हमारे वायुवीरों ने, हमारी सेना ने इनकी पिटाई की और इनके न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर एक बड़ा प्रहार कर दिया, तो अब अपने देश की हार का देखिए, सबसे बड़ी बात कि कितनी बेगैरत ये कौम है कि अपनी हार का भी ये जश्न मना रहे हैं, पूरी दुनिया की आंख में ये धूल झोंक रहे हैं। वाह रे प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा हो तो इस देश की तरह। और उसके बाद वहाँ के कठमुल्ला और ऐसी सरकार जिसे बंधक बना के रखा गया हो, उसको मुल्ला मुनीर ने सिर्फ एक टास्क दिया है कि आप इस देश में लोगों को मुजाहिद बनने के लिए प्रेरित करिए, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करिए, इस कौम को सेना का शुक्रिया अदा करने के लिए बाध्य करिए और साथ ही साथ कूटनीति में भारत के साथ वार्ता की पेशकश करते हुए ये दिखाने की कोशिश करिए कि हम वार्ता की पहल कर रहे हैं और भारत को झुका दिया और वार्ता की मेज पर लाए। सवाल ये है कि क्या भारत को वार्ता की मेज पर जाना चाहिए? ये हमारे देश के रणनीतिकार और हमारी सरकार तय करेगी। भरोसा इतना है कि 140 करोड़ की आवाम चाहती है कि जब तक पीओजे और आतंकवाद को ख़त्म न करे तब तक वार्ता की मेज पर जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हारा हुआ पाकिस्तान वार्ता की मेज पर ला करके एक बार फिर भारत के मुकाबले अपने आप को बराबरी पर खड़ा करने की बड़ी पुरजोर कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में वो अपने आवाम का साथ पा रहा है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आवाम में अधिसंख्यक लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वहाँ की आवाम या तो बेवकूफ़ है, और मैं फिर कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, मैं तो ये कहूँगा वहाँ की आवाम भी चिरकुट हो चुकी है। इसलिए उस देश के आवाम से, अर्थात वहाँ के आम नागरिकों से, कुछ लोग हैं, 25 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ लोग भी समझदार हैं तो उससे ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि संबंध नॉर्मल हो जाएगा। और 1 करोड़ नहीं है, वहाँ हजार भी संख्या नहीं हो जो ये चाहते हों, बौद्धिक दृष्टिकोण से सोचते हों कि भारत के साथ संघर्ष नहीं बल्कि मेल मिलाप से चलना चाहिए। ऐसे में जो बंधक सरकार है, जो दिखावे की सरकार है और जिहादी जनरल है, सेना का इस्लामीकरण कर दिया गया है, भारत के विरोध का एक बड़ा आधार बना दिया गया है, देश की जनता उसी में अपने आप को खुश और संतुष्ट पा रही है। उस देश से अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 18 मई जब जिस सीज फायर को कथित तौर पर आगे लाकर रखा गया है और जिसे भारत को सीज फायर मानना नहीं चाहिए,
क्योंकि सीज फायर कहते ही भारत पाकिस्तान को अपनी बराबरी पर खड़ा कर ले रहा है। मैं बार बार ये बात कहूँगा। लेकिन अगर ये युद्ध विराम जो कहा जा रहा है 18 तारीख को ख़त्म हुआ और वार्ता की कोई नाकाम कोशिश या उस पहल में कोई भागीदारी हुई, तो भारत के सामने आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि चीन और तुर्की और अब तो अमेरिका भी इस फेल्ड स्टेट पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत अस्थिर हो जाए। अभी तो वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है और 2027 तक अमेरिका और चीन को आर्थिक दृष्टिकोण से सीधे चुनौती देगा। और ऐसा तभी होगा जब भारत अपनी सीमा पर अपने अंदर से शांत रहेगा। इसलिए अशांत भारत इस समय अमेरिका की ज़रूरत है, चीन की ज़रूरत है। रूस को अगर छोड़ दें तो दुनिया के कई बड़े देशों की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई भी शांति वार्ता अशांति को हम आमंत्रित करेंगे, ये हमें जान लेना चाहिए। इसलिए इस देश के 140 करोड़ आवाम को तैयार रहना चाहिए कि शांति वार्ता बगैर अशांति के संभव ही नहीं। और अशांति का मतलब यही है कि हम पाकिस्तान की विचारधारा और एक संयुक्त पाकिस्तान को विखंडित किए बगैर चुप नहीं बैठ सकते। आप हमारे इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।